नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भानु शर्मा और आप देख रहे हैं कॉम्प्रहेंसिव कोर्स ऑन इंडियन सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे स्टार्टअप इंडिया एंड स्किल डेवलपमेंट इंडिया के बारे में एंड अदर स्कीम्स रिलेटेड टू दिस स्किल डेवलपमेंट इन इंडिया एज फार एज द सोसाइटी पार्ट इज कंसर्न्ड। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, हियर इज अ स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू that Unacademy has come up with new batches for UPSC CSE 2021, 2022 and 2023 aspirants that are starting from 23rd of June. Use the code ARPITA10 to get 10% discount. ARPITA10. 1 year batches for UPSC CSE as well as 2 year batches for UPSC CSE are starting from 23rd of June. These batches will be in bilingual as well as in Hindi plus English language. NCERT plus prelims test series coverage will be there, and complete syllabus coverage for prelims cum mains preparation. Live classes by Unacademy top educators will be there. Pathway to crack UPSC CSE with India's top educators and mentorship starting from 23rd of June. Also, we have the Phoenix revision batch for UPSC CSE, which is specially designed for learners preparing for the exam that is coming in 2021. The course is designed in such a manner that the first 2 months are mains focused, and then prelims revision will be there, and lastly full-fledged mains revision. Prelims plus main test series will also be provided, and live classes by Unacademy's top educators. Pathway to crack UPSC with top India's educators. The starting date is 23rd of June. The batches are in bilingual as well as in English and Hindi language. So hurry now, the link is given in the description box. Today we'll be talking about startup and skill development and schemes related to the vulnerable sector. देखिए, स्टार्टअप इंडिया जो पार्ट है, इट डायरेक्टली हेल्प्स आउट द डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड द डेमोग्राफिक डिजास्टर प्रॉब्लम इन इंडिया, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है और इसमें स्किल डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा जो कमी है वो इसका एक मेजर रीज़न है। प्लस स्टार्टअप इंडिया का जो कैंपेन है, इसमें काफ़ी बार कन्फ्यूजन होती है पेरेंट्स को। यू शुड रिमेंबर कि जो कैंपेन था स्टार्टअप इंडिया का, जिसमें स्टार्टअप कल्चर को बढ़ाने की बात करी गई, दो ये फर्स्ट एड्रेस किया गया था पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा 15 अगस्त 2015 को रेड फोर्ट से, बट एक्चुअल सेंस में जब ये स्कीम बनकर आया तो वो 16 जनवरी 2016 को इसकी लॉन्चिंग डेट हाईलाइट करी जाती है। Now, this campaign was introduced under the Government of India as an initiative to develop over 75 startup support hubs. और ये जो 75 startup support hubs होंगे अराउंड द कंट्री होंगे, ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर मेट्रोपॉलिटन रीजन में ही है। बिकॉज अगर हमें स्किल डेवलपमेंट करना है और हमें स्टार्टअप कल्चर को बढ़ाना है, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी बढ़ें और अनएम्प्लॉयमेंट को हम कम कर सकें, इसके लिए गवर्नमेंट मिनिस्ट्री जिसके अंडर ही आता है स्टार्टअप इंडिया स्कीम, दैट इज़ योर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और उसमें भी डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें, दैट इज़ डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इट वाज लॉन्च्ड बाय फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर अरुण जेटली जी। आपको इसके कुछ हाईलाइट्स हैं जो कि याद होने चाहिए, बिकॉज समटाइम्स इन वन डे एग्जाम्स एंड इवन इन प्रीलिम्स यू माइट इवन गेट अ क्वेश्चन जहाँ पर आपसे डिपार्टमेंट पूछा जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट मिनिस्ट्री अगर आपके पास ऑप्शंस आते हैं, यू आर इजीली एबल टू फाइंड दैट आउट कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होगा। बट डिपार्टमेंट जो है, काफ़ी सारे जो एस्पायरेंट्स हैं, दे डोंट लुक ऑन दिस पार्ट। तो आपको ये पता होना चाहिए दैट डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड इज द डिपार्टमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसमें आपका स्टार्टअप इंडिया स्कीम आता है। इसकी लॉन्चिंग डेट है 16 जन 2016। दो इसकी अनाउंसमेंट जो है वो 15 अगस्त 2015 को ही कर दी गई थी, लेकिन अगले साल 2016 जनवरी में 16 तारीख को स्टार्टअप इंडिया स्कीम को लॉन्च किया गया। नाउ द क्वेश्चन कम्स दैट व्हाट इज दिस स्टार्टअप इंडिया स्कीम। एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट दिस स्कीम वाज स्टार्टेड in aim to promote and support the startup culture in India by providing bank finances. बैंक फाइनेंसिंग, या जिसको हम सिंपल भाषा में ट्रेडिशनल लैंग्वेज में फंडिंग का नाम देते हैं, बिकॉज स्टार्टअप कल्चर इंडिया में बूम तभी कर सकता है जब आपके पास प्रॉपर फंडिंग हो, बी इट एजुकेशन, बी इट मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, हर जगह हर चीज़ के लिए। स्पेशली इंडिया में अगर हम सोशल जस्टिस बनाना चाहते हैं, इनइक्वालिटी को कम करना चाहते हैं, फंडिंग बिकम्स अ वेरी बिग ऑब्स्टेकल, और उसी को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए स्टार्टअप इंडिया स्कीम आया। इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर। एंड इसके अंदर जो पुरानी रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज़ थी गवर्नमेंट की, उनको कर्व किया गया, जिसमें सबसे बड़ा जो पॉलिसी में पहले हर्डल था वो था लाइसेंस राज का हर्डल, जिसमें आपको रेड टेपिज्म, नौकरशाही का बहुत ज़्यादा, लाल फीताशाही का बहुत ज़्यादा होना,
प्लस जो लैंड परमिशंस होते थे, जो लैंड ग्रांट्स लेने हैं या लैंड परमिशन लेने हैं, उस पर बहुत साल लग जाते थे, बहुत करप्ट एक्टिविटीज़ उसमें यूज़ होती थी, पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व रहता था, जिसकी वजह से स्टार्टअप कल्चर बूम ही नहीं कभी कर पाया इंडिया में। बट उसी को हटाने के लिए स्टार्टअप इंडिया स्कीम आती है। प्लस फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स जो बाहर से आते थे, जिनको हम एंजल इन्वेस्टिंग भी कहते हैं, फॉरेन एंजल इन्वेस्टर्स भी जो आते थे, उनकी इन्वेस्टिंग प्रॉपर तरीके से इंडिया में नहीं हो पाती थी, टैक्सेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। प्लस इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस लेते लेते अगर कोई अपना छोटा सा एक स्टार्टअप स्टार्ट करने की कोशिश भी करते थे कोई भी लोग, चाहे वो पार्टनरशिप में हो या फिर वो प्राइवेट कंपनी हो, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ता था, जिसकी वजह से लोग स्टार्टअप कल्चर की जगह बेसिक लेवल में जो आपका कॉरपोरेट एम्प्लॉय या फिर जिसको अगर हम ट्रेडिशनल भाषा में बोलें नौकरी के कल्चर को ज़्यादा फेवर करा जाता था इंडिया में। और इसीलिए हम देखेंगे कि इनइक्वालिटीज़ बढ़ती गई, जहाँ पर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जॉबलेस ग्रोथ जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। ना तो क्वेश्चन कम्स कि रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टार्टअप ऑफ इंडिया कैसे होगा। देखिए, स्टार्टअप इंडिया के लिए रजिस्ट्रेशन बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हम किसी एग्जामिनेशन फॉर्म को या किसी भी फर्दर गवर्नमेंट रिलेटेड डॉक्यूमेंट को अगर हम अप्लाई करते हैं, उसमें आपको कुछ ना कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, पूरे फॉर्म को फिल करना है, उसी तरीके से रजिस्ट्रेशन भी है। द फर्स्ट पार्ट इज दैट अ पर्सन शुड इनकॉर्पोरेट देयर बिजनेस फर्स्ट ईदर या तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में, या फिर एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के रूप में, या फिर एक कंप्लीट पार्टनरशिप फर्म के रूप में, बाय ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और आपका जो पैन नंबर है और जो आपके रिक्वायर्ड कंप्लाइंसेज हैं उसके अकॉर्डिंग। प्लस अगर आप गूगल क्रोम में कोई और भी वेब ब्राउज़र खोलते हैं तो आप उसमें देखेंगे, अगर आप स्टार्टअप इंडिया टाइप करेंगे तो उसमें स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो आ जाती है। और आप उसमें देख सकते हैं कि अगर किसी को रजिस्टर करना है तो वहाँ पर लॉगिन का भी ऑप्शन आता है। तो आपको फिर लॉगिन करना है, अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स, डिटेल्स, आपका बिजनेस मॉडल क्या है, आपका बिजनेस टाइप किस तरीके से काम करता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको फिल करना होगा, और आपको सारे अपने डॉक्यूमेंट्स को, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा। प्लस इसमें एक इंपॉर्टेंट जो चीज़ आती है वो आती है आपका LOR। LOR मतलब लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपकी जो फॉर्म है उसका, एंड अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजनेस आर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो कि रजिस्ट्रेशन के पर्पज़ के लिए चाहिए। अब इतना ज़्यादा रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंटेशन और LOR की ज़रूरत इसलिए पड़ती है जिससे कि किसी भी तरीके का फ्रॉड केस जो है सामने ना आए, किसी भी तरीके की पिलफरेजेस सामने ना आए। बिकॉज रजिस्ट्रेशन अगर स्टार्टअप इंडिया की करी जाती है और उसमें जो बैंक फाइनेंसिंग है, जो फंडिंग से रिलेटेड पार्ट है, वो बहुत ईज से ग्रांट होता है। इसमें एक जो एरिया है जो रेड फ्लैग अलर्ट हो सकता है वो हो सकता है फ्रॉड्स का भी। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि रजिस्ट्रेशन को भी एक अच्छे तरीके से स्ट्रीमलाइन प्रोसेस करके बनाया जाए, जो कि गवर्नमेंट ने बनाया है बाय यूजिंग द LOR एंड द RC पार्ट। प्लस since the startups are exempted from income tax benefits, therefore they must be recognized by the Department of Industrial Policy and Promotion, जिसको कि DIPP भी कहा गया है, before availing these benefits. Plus जो सर्टिफिकेशन है, दे शुड ऑल्सो बी सर्टिफाइड बाय द IMB, यानी कि इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड से भी आपका जो फॉर्म है वो सर्टिफाइड होना चाहिए, जिससे कि वो IPR रिलेटेड बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल हो जाए। यानी कि जो आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के जो बेनिफिट आपको मिलते हैं, जिनमें पेटेंट राइट्स भी आता है, वो तभी आपको मिल सकते हैं व्हेन यू आर सर्टिफाइड, व्हेन योर फॉर्म इज सर्टिफाइड बाय एंड अंडर द इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड, जिसको IMB भी कहा जाता है। जब सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन हो जाता है और उसके बाद वेरिफिकेशन की प्रोसेस आती है, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद जो प्रमोटर्स हैं या अगर कोई सिंगल प्रमोटर भी हैं, यानी कि जो इंडिविजुअल है जिन्होंने कंपनी को सेटअप करा है, यू विल बी इमीडिएटली प्रोवाइडेड विद अ रिकग्निशन नंबर फॉर योर स्टार्टअप अलॉन्ग विद द सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन। अब आपको ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो पता होनी चाहिए, जैसे कि आपका पैन नंबर होता है, आधार कार्ड नंबर होता है, वोटिंग आई कार्ड नंबर होता है, ड्राइविंग लाइसेंस जो है उस पर भी एक आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। इसी तरीके से आपका जो स्टार्टअप है उसका एक रिकग्निशन नंबर होगा, प्लस एक सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन जिसको कि COR कहा जाता है, वो भी आपको प्रोवाइड होगा। These are the most important and the final documents जो कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको मिलेंगे बीइंग अ प्रमोटर, यानी कि अगर आपने कंपनी स्टार्ट करी है तो। नाउ हु इज एलिजिबल टू अप्लाई अंडर द स्टार्टअप इंडिया स्कीम। देखिए, पहला जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो है कि इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, यानी कि आपकी आपका जो कंपनी है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होना चाहिए, या फिर वो पार्टनरशिप फर्म भी हो सकता है, और अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इन इंडिया एज वेल, एंड इट हैज़ अ लेस देन 10 years ऑफ हिस्ट्री एंड लेस देन 10 years हैव elapsed फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन, एंड द टर्नओवर फॉर
ऑल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर सिंस द इनकॉर्पोरेशन शुड बी लेस देन 100 करोड़ INR यानी कि इंडियन रुपीज़। अब इसमें कई बार कन्फ्यूजन के लिए आपको प्रीलिम्स में फैक्ट्स बेसिस के ऊपर क्वेश्चन ये आ सकता है, स्ट्रेट क्वेश्चन आता है कि अगर कोई बहुत बड़ा बिजनेस है यानी कि कोई पेरेंट कंपनी है और वो स्प्लिट अप होती है और रिकंस्ट्रक्शन करती है या सिस्टर कंपनी बनाती है किसी एक छोटी कंपनी को, ऐसे केस में अगर पेरेंट कंपनी 10 साल से ज़्यादा है और 100 करोड़ से ज़्यादा बिजनेस अपना कर चुकी है अभी तक, ऐसे केस में अगर 100 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर है और 10 साल से ज़्यादा का टाइम या हिस्ट्री उनकी है फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन, और वो एक सिस्टर कंपनी अभी अभी बनाते हैं हाल फिलहाल में अभी क्विकली, और उस सिस्टर कंपनी को अगर आप रजिस्टर करने की कोशिश करेंगे स्टार्टअप इंडिया स्कीम में तो वो एलिजिबल नहीं होगी। यानी कि कंप्लीट जो आपकी कंपनी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो आपकी बिल्कुल अच्छे तरीके से, कोई सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होनी चाहिए, कोई भी स्प्लिटअप से या रिकंस्ट्रक्शन से नहीं होनी चाहिए या किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस से नहीं जुड़ी होनी चाहिए, वो कंप्लीट सेंस में अलग ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज रिलेटेड टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ स्टार्टअप इंडिया स्कीम। ना स्टार्टअप इंडिया के दो बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं। दैट आफ्टर द लॉन्च ऑफ स्टार्टअप इंडिया स्कीम अ न्यू प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट नेम iMade. iMade program focused on helping Indian entrepreneurs in building 1 million mobile app startups. Also, the Indian government had also launched the Pradhan Mantri Mudra Yojana, which aimed to provide financial support. और ये जो फाइनेंशियल सपोर्ट थी इट वॉज प्रोवाइडेड स्पेसिफिकली टू द एंटरप्रेन्योर्स जो कि लो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते थे, जिसको हम कहते हैं टायर 3 सिटीज़ या रूरल एरिया से, जिससे कि जो पिरामिडल पावर स्ट्रक्चर के बीच में कहीं हैं, यानी कि जो लो क्लास से अपर क्लास की तरफ जाना चाहते हैं, जो ट्रांजिशन फेज़ में हैं तो लेकिन उनके पास जो आपकी फंडिंग है उसकी बहुत ज़्यादा कमी है, लैक ऑफ फंडिंग है, ऐसे केस में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है इट प्रोवाइडेड द फाइनेंशियल सपोर्ट। प्लस अगर हम इसकी की बेनिफिट्स की बात करें स्टार्टअप इंडिया की, तो इसके जो की बेनिफिट्स हैं, द फर्स्ट की बेनिफिट इज टू रिड्यूस द पेटेंट रजिस्ट्रेशन फीस। देखिए जो IPR या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में जब हम पेटेंट के लिए पेटेंट कराते हैं किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन फीस बहुत ज़्यादा हेफ्टी अमाउंट में चार्ज होती थी, बट आफ्टर स्टार्टअप इंडिया स्कीम ये जो हेफ्टी अमाउंट है ये बहुत ज़्यादा, इसका जो प्राइस है वो डिक्रीज हुआ है। ऑल्सो द इम्प्रूवमेंट ऑफ द बैंक्रप्सी कोड इंश्योरिंग अ 90-day एग्जिट विंडो is also one of the key benefit. Also to provide freedom from mystifying inspections and capital gain tax for the first 3 years of operation, जिससे कि टैक्सेशन की जो मार है वो छोटे बिजनेसेस पे पहले ना आए, MSMEs या जो आपका स्टार्टअप कल्चर है उसको हम और आगे बढ़ा पाएँ। ऑल्सो टू क्रिएट एन इनोवेशन हब अंडर द अटल इनोवेशन मिशन, और ये जो आपका बेनिफिट है इससे रिलेटेड आपको कई बार न्यूज़पेपर में भी देखने को मिलेगी। The next benefit is targeting 5 lakh schools along with the involvement of 10 lakh children in innovation related programs, जिससे कि ना ही केवल स्टार्टअप की जो स्कीम्स हैं वो यंग एंटरप्रेन्योर्स एंजॉय करें, बल्कि जो स्टार्टअप स्कीम है उसे कहीं ना कहीं स्कूल लेवल पर भी हम इनकलकेट करें, जिससे आगे आने वाली जो जनरेशन है उसे भी लाभ मिले, उसे भी प्रॉफिट मिले। To develop new schemes that will provide IPR protection to startup firms is also one of the key benefits, as well as to encourage entrepreneurship throughout the country and to promote India as the startup hub across the world, because this is very important part, because India का जो market है वो बहुत बड़ा market है across the world, one of the biggest market है India, चाहे वो आपका सर्विस प्रोडक्ट्स हो चाहे वो आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स हो, बिकॉज इंडिया की मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ी है, इसलिए इवन चाइना जैसे कंट्रीज़ भी इंडिया को ऐसा बिग मार्केट मानते हैं, और इसलिए आप देखेंगे कि इंडिया के अंदर ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट बहुत अच्छे से भी देखने को मिलता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रोथ। बट एक नेगेटिव साइड इसका ये देखने को मिलता है कि वो ग्रोथ जॉबलेस ग्रोथ में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हटाने के लिए स्टार्टअप इंडिया स्कीम जैसी स्कीम जो है वो बहुत मददगार साबित होती हैं। नाउ द स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2020, देखिए ये रैंकिंग्स होती हैं, 2020 में भी रैंकिंग्स आई हैं स्टार्टअप से रिलेटेड एज फार एज द स्टेट्स आर कंसर्न इन इंडिया, प्लस 2018-2019 में भी स्कीम्स आई, जो फ्रेमवर्क है और रैंकिंग्स आई हैं, बट यू शुड बी रिमेंबरिंग द रैंकिंग्स जो कि अभी लेटेस्ट आई हैं, विच इज़ द 2020 फ्रेमवर्क। इट कंसिस्ट ऑफ 30 एक्शन पॉइंट्स, जिसमें कि इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट कैसा है, आपकी कंप्लाइंसेस को कैसे ईज करा गया है, रिलैक्सेशन इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट नॉर्म्स, इंक्यूबेशन सपोर्ट किस तरीके का दिया गया है, सीड फंडिंग सपोर्ट, वेंचर फंडिंग सपोर्ट, अवेयरनेस एंड आउटरीच, ऐसे 30 एक्शन पॉइंट्स थे जो स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क में देखे गए इन पर्टिकुलर स्टेट्स। ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज वर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, जिनको कहते हैं कैटेगरी X और कैटेगरी Y। आपके जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं एक्सेप्ट फॉर दिल्ली एंड ऑल स्टेट्स इन नॉर्थ ईस्ट एक्सेप्ट असम वर प्लेस्ड इन कैटेगरी Y,
और बचे हुए जो थे वो कैटेगरी एक्स में प्लेस करे गए. A total of 22 states and 3 union territories participated in this framework exercise for the purpose of evaluation and to get appropriate feedback from all the beneficiaries. Almost around 60,000 calls in 11 different languages were made to ascertain the real situation की ground reality पे situation क्या है. और आप इसको बहुत अच्छे एग्जाम्पल की तरीके से कोट कर सकते हैं whenever you're trying to write द मेन्स आंसर राइटिंग, और वहाँ पर आपको बॉटम टू टॉप अप्रोच या ग्राउंड रियलिटी से जुड़ी हुई अप्रोच को कैसे सेंटर तक पहुँचाएं और फीडबैक लूप का यूज़ करें, वो आप यहाँ पर स्टेट कर सकते हैं. अगर हम बात करें कैटेगरी एक्स की, तो इसमें बेस्ट परफॉर्मर स्टेट आपकी गुजरात रही है. टॉप परफॉर्मर्स में कर्नाटका और केरला. लीडर्स में सबसे टॉप पर बिहार, फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड ओडिशा, देन राजस्थान. एस्पायरिंग लीडर्स में सबसे टॉप पर हरियाणा, एंड देन झारखंड, पंजाब, तेलंगाना एंड उत्तराखंड. और अगर हम इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करें, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें से, बिकॉज इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम हमें ये बताता है कि चीज़ें जो हैं, जो आपकी ग्राउंड रियलिटी है वो सुधर रही हैं, जो आपकी ग्राउंड रियलिटी है वो चेंज हो रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है. उसमें सबसे टॉप पर आपका आता है आंध्र प्रदेश एज पर दी रैंकिंग ऑफ 2020, देन असम, देन छत्तीसगढ़ एंड दिल्ली एंड हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश. अगर हम बात करें कैटेगरी वाई की, इसमें बेस्ट परफॉर्मर के लिए आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स सबसे बेस्ट परफॉर्मर आए. लीडर्स में चंडीगढ़ वाज द लीडर. एस्पायरिंग लीडर की बात करें तो नागालैंड, एंड इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन में सबसे टॉप पर मिजोरम, फॉलोड बाय सिक्किम. नाउ द स्किल इंडिया मिशन. देखिए, स्टार्टअप कल्चर को बढ़ाने के बाद स्टार्टअप इंफ्रास्ट्रक्चर कन्वर्ट किया जा सकता है, बट उसके अंदर भी हमें स्किल्स की रिक्वायरमेंट रहेगी. नाउ स्किल इंडिया मिशन इज़ अ गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च्ड इन 2015, और इसी स्कीम के अंडर बहुत सारी छोटी छोटी अम्ब्रेला स्कीम्स भी हैं. दैट इज मेनी स्किलिंग स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स अंडर इट, विच विल बी टॉकिंग अबाउट. द चीफ ऑब्जेक्टिव वॉज टू एम्पावर द यूथ ऑफ द कंट्री, जिससे कि उन्हें एडिक्वेट स्किल मिल पाएँ और केवल थ्योरेटिकल नॉलेज ना हो उनके पास, बल्कि ऐसे स्किल हों जो कि ग्राउंड रियलिटी पे और इंडस्ट्रियल लेवल पर, इवन सर्विस सेक्टर में आप उन्हें यूज़ कर सकें, रेलिवेंट सेक्टर्स में, और अपनी प्रोडक्टिविटी को एनहांस कर सकें, एंड इवन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी. अगर इसकी लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करें, असम्स चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल लेड द फाउंडेशंस फॉर द फर्स्ट ईस्ट इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी इन द दरांग डिस्ट्रिक्ट, which aims to educate more than 10,000 students in 12 different disciplines. So this is one of the latest update related to the Skill India mission. Now, what are the objectives of this scheme? देखिए, जो इसका चीफ ऑब्जेक्टिव है, इट इज़ टू प्रोवाइड मार्केट रेलिवेंट स्किल्स, और यही आपको एग्जाम में भी लिखना है, दैट इंडिया नीड्स मार्केट रेलिवेंट स्किल्स ट्रेनिंग, बिकॉज मार्केट रेलिवेंट स्किल कहीं ना कहीं इंडिया लैक करता है. इंडिया का जॉब मार्केट जो है उसको चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जहाँ पर जिन्हें मार्केट रेलिवेंट स्किल्स आते हों. बट वी हैव अ लॉट मैनी पीपल जो कि पढ़े लिखे हैं, जो कि ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, बट दे डोंट पोजेस मार्केट रेलिवेंट स्किल्स. The Skill India will be providing market relevant skills and it's training to more than 40 crore young people in the country by the year 2022. और ये क्योंकि 2022 तक होने वाला है, दैट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. द मिशन इंटेंड्स टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज and space for the development of talents in Indian youth. Also, it aims to develop those sectors which have been put under skill development for the last many years, and also to recognize new sectors for skill development like your AI, like your big data, like your information technology में जो deep learning है, इस तरीके के जो sectors हैं. Now, what are the features of the Skill India scheme? देखिए, पहला फीचर है कि एम्प्लॉयबिलिटी जो है यूथ की उसको बढ़ाया जाए, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट हम बढ़ा सकें, जॉबलेस ग्रोथ जैसी चीज़ें हमें ना देखनी पड़े. Plus, the mission also offers training, guidance and support for all traditional types of employment like आपका कॉबलर्स, वीवर्स, कारपेंटर्स, वेल्डर्स, मेसन्स, ब्लैकस्मिथ्स, नर्सेज, इन सभी को एक प्रॉपर टर्म में, एक प्रॉपर मैकेनिज्म के तहत सर्टिफाई किया जाए और स्किल दिए जाएं एज पर द लेटेस्ट मार्केट रेलेवेंस. प्लस न्यू डोमेन्स विल ऑल्सो बी एम्फोसाइज्ड सच एज रियल एस्टेट हो गया, आपका ट्रांसपोर्टेशन या कंस्ट्रक्शन, जेम इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, बैंकिंग, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, टूरिज्म, ट्रैवल और अदर सेक्टर्स जहाँ पर स्किल जो है वो इंडिया में, स्पेशली इंडिया के जॉब मार्केट में इनएडिक्वेट है. And training imparted would be to the industrial as well as the international standards, so that India's youth does not only get job in India but also in abroad जब भी डिमांड बढ़े.
और इससे होगा ये कि आगे इकोनॉमिक फ्रंट पे जो फॉरेक्स है वो भी बढ़ेगा। एन इंपॉर्टेंट फीचर इज द क्रिएशन ऑफ ए न्यू हॉलमार्क जिसे कहते हैं रूरल इंडिया स्किल। And also the customized need-based programs would be started for specific age groups in communication, life and positive thinking skills, language skills, behavioral skills as well as management skills। इसमें अगर हम बात करें स्किल इंडिया के फीचर्स के बारे में, इसमें वन ऑफ द बिगेस्ट फीचर ये है कि इसमें अनकन्वेंशनल अप्रोच का यूज़ करा गया है और इनोवेटिव अप्रोच का यूज़ करा गया है। तो इसमें गेम्स भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस, ग्रुप डिस्कशंस, डिबेट्स, केस स्टडीज एंड सो ऑन, जो कि बहुत ज़्यादा अनकन्वेंशनल है एज फार एज दी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इन इंडिया आर कंसर्न, जो कि बहुत ट्रेडिशनल या बहुत पुराने लेवल पर काम करते थे। नाउ द क्वेश्चन कम्स एट व्हाई स्किल शुड बी प्रोवाइडेड, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस। देखिए पहला सबसे इंपॉर्टेंस आता है वो आता है डेमोग्राफिक डिविडेंड का। मोस्ट मेजर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड हैव अ एजिंग पॉपुलेशन, लेकिन इंडिया के पास ये बहुत बड़ा एडवांटेज है फेवरेबल डेमोग्राफिक डिविडेंड होने का। एंड इंडिया कैन ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी एंड सर्व एज द मैन पावर मार्केट, और इंडिया एक लीडर के रूप में आ सकता है, एक ऐसा सेंट्रल पावर पूरे वर्ल्ड में अपने आप को बना सकता है जिसके पास डेमोग्राफिक डिविडेंड का पूरा फ़ायदा है अभी। But for this, adequate skilling is to be provided, and to capitalize on these skills, a narrow demographic window that of a few decades। यानी कि अगर हम डेमोग्राफिक डिविडेंड को अच्छे से स्किल दे पाए तो इंडिया को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो इकोनॉमिक फ्रंट पे हो, चाहे वो इवन कल्चरल फ्रंट पे हो। बिकॉज देखिए एक सिंपल सा कंसेप्ट है इकोनॉमिक पावर में कि जिसके पास इकोनॉमी है, और ऐसी इकोनॉमी जो कि डेवलपमेंट और ग्रोथ दोनों ही टर्म्स में आगे बढ़ रही है, वेदर इट इज़ इन द टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट और इन टर्म्स ऑफ जस्ट द फाइनेंसेस, ऐसे केस में इंडिया दोनों ही फ्रंट पर आगे बढ़ सकती है बिकॉज ऑफ द फेवरेबल डेमोग्राफिक डिविडेंड। इसको अगर स्किल करा तो बहुत ज़्यादा आगे हो जाएगा। प्लस द परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स रिसीविंग स्किल ट्रेनिंग इज ओनली 10% इन इंडिया, जो कि बहुत कम है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, जहाँ पर जर्मनी में 75% है, जापान में 80% है, और साउथ कोरिया में स्ट्रैगरिंग 96% है, और इंडिया का केवल 10%। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है। और इंडिया और साउथ कोरिया के अगर आप पॉपुलेशन और डेमोग्राफिक डिविडेंड को कंपेयर करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है डिफरेंस देखने को भी आपको मिलेगा। प्लस सेक्टोरल मोबिलाइजेशन, देखिए अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है एग्रीकल्चर में, ड्यू टू इंक्रीज इन मैकेनाइजेशन देयर विल बी फ्यूअर पीपल रिक्वायर्ड इन फार्मिंग सेक्टर। और अगर फार्मिंग सेक्टर में कम लोग होंगे, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जैसी जो सिचुएशन है वो सारी चेंज हो जाएगी, और सर्विस सेक्टर की ओर और इंडस्ट्रियल सेक्टर की ओर ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन जाएगी, जिसकी वजह से जो सिटीज़ हैं, जो हब्स हैं, वो ओवर क्राउडेड नहीं रहेंगे, उनके ऊपर से प्रेशर हटेगा और नए हब्स और नए मेट्रोपॉलिटन एरियाज जो हैं वो सामने आएंगे। Now there are many sub schemes under Skill India that you need to remember. The most important one I've made for you available. The first one is the NSDM, जिसको कि National Skill Development Mission कहा जाता है। It was launched for creating convergence across various sectors and different states with respect to activities relating to skills training. And also the mission, apart from consolidating and coordinating skilling efforts, it would also facilitate in decision making across sectors। और ये decision making भी इस तरीके से काम करेगा कि social empowerment की तरफ काम करे। Not just men but also women will be taking active part on a large scale। That is the reason why NSDM is such kind of a scheme, जिसकी वजह से इस मिशन के अंदर नॉट जस्ट इकोनॉमिक एम्पावरमेंट मिल रही है बट ऑल्सो सोशल एम्पावरमेंट, बिकॉज इसमें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की PMKY, इट ऑल्सो कम्स अंडर द स्किल डेवलपमेंट सब स्कीम्स। इट इज़ अ स्किल सर्टिफिकेशन स्कीम दैट एम्स टू इनकरेज द यंग पॉपुलेशन ऑफ कंट्री टू टेक अप ट्रेनिंग विच इज़ इंडस्ट्रियल रेलिवेंट, और उसी स्किल को वो अच्छे से आगे करेंगे और प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे, नॉट जस्ट इन देयर ओन लाइफ बट ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर। द स्कीम कंटेन्स मैनी स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट, जैसे इसमें आपका NSQF आ जाता है, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क आ जाता है, RPL यानी कि रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, कौशल एंड रोजगार मेलाज जिसको कि आप जॉब फेयर के नाम से भी जानते हैं, वो सारे आपके प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के ही पार्ट हैं। इसमें आपको एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है विच कम्स अंडर डायरेक्टली अंडर द NSQF नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क सर्टिफिकेट। द नेक्स्ट वन इज इंडियन स्किल डेवलपमेंट सर्विस। देखिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस है ये, दैट हैज़ बीन क्रिएटेड स्पेशली फॉर द ट्रेनिंग डायरेक्टोरेट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये ग्रुप ए सर्विस है एंड इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ बिग पुश टू द गवर्नमेंट्स स्किलिंग इनिशिएटिव बाय ड्रास्टिकली एनहांसिंग द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ द वेरियस स्कीम्स इन दिस डोमेन। इसका जो क्वालिफाइंग एग्जाम है
वो भी आपका जैसे इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस जैसे कंडक्ट होता है, इज द IES एग्जाम कंडक्टेड बाय द UPSC. The idea behind this service is to attract young and talented people to the skill development domain and make skilling initiatives successful in the country. Now the next one is National Policy for Skill Development and Entrepreneurship 2015. इसके जो चीफ ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें इस पॉलिसी की, इज टू मैच द चैलेंज ऑफ स्किलिंग एट स्केल विद स्पीड, क्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी. यानी कि इसमें 3S फ्रेमवर्क यूज करा गया है. पहला है स्केल विद स्पीड, स्टैंडर्ड एंड सस्टेनेबिलिटी. It aims to offer an umbrella framework to all skilling activities carried out within India and to align with the common standards जो कि डिमांड सेंटर्स में भी चाहिए. In addition to laying down the overall objectives as well as expected outcomes, the policy also identifies overall institutional framework which will act as a means to achieve the expected results. Now the very important one is skill loan scheme. इस स्कीम के अंडर loans ranging from 5,000 rupees to 1.5 lakh rupees will be provided for those seeking to attend skill development programs. क्योंकि ऐसे बहुत ज़्यादा लोग हैं इंडिया में जो कि अगर हम बात करें जो लोअर हायरार्की पे आते हैं, जो कि रूरल एरियाज या टायर 3 सिटीज़ से हैं, जिनके पास स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में एनरोल करने के लिए भी पैसे नहीं हैं, फंडिंग नहीं है. ऐसे केस में स्किल लोन स्कीम जो है आपका वो आपको लोन प्रोवाइड करेगी फ्रॉम 5,000 to 1.5 lakh rupees. द आइडिया बिहाइंड द स्कीम इज टू रिमूव एनी फाइनेंशियल हर्डल्स फॉर द पीपल हु वांट टू अपग्रेड देयर स्किल्स एंड लर्न न्यू स्किल्स. देखिए स्किल्स ऐसी चीज़ हैं जो कि इवन बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल एज वेल एज चेंजिंग भी हैं. ऐसा नहीं हो सकता कि जो आज से 15 साल पहले जो आपने स्किल सीखा दैट इट विल बी रेलिवेंट इवन अभी. तो उसको चेंज करने के लिए, उस मोटिव को चेंज करने के लिए और स्किल्स को अपडेट करने के लिए एज वेल एज स्किल डेवलपमेंट के लिए स्किल लोन स्कीम जो है इट इज़ अ वेरी ग्रेट स्कीम स्पेशली फॉर दोज पीपल जिनके लिए फाइनेंशियल हर्डल कहीं ना कहीं आ जाता है. द नेक्स्ट स्कीम इज प्रधानमंत्री युवा योजना. इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम रिलेटेड टू एंटरप्रेन्योरशिप, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. अगर इसकी ऑब्जेक्टिव्स की हम बात करें, द फर्स्ट वन इज द डेवलपमेंट एंड एजुकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप टू ऑल सिटीजन्स फ्री ऑफ कॉस्ट. अब इस फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए एक कोर्स होता है जिसका नाम है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज. एक लर्निंग पोर्टल है एंड ई लर्निंग सिस्टम इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस. अगर हम बात करें स्कीम की, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली इन दी पेंडेमिक टाइम्स दैट वी आर फेसिंग राइट नाउ, द पेंडेमिक सिचुएशन, एंड द डिजाइनिंग ऑफ असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन मैकेनिज्म फॉर द सेम इज डन. इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज टू इक्विप इंस्टीट्यूट, चाहे उसमें स्कूल आएंगे या फिर आपके कॉलेजेस, टू हेल्प देम डिलीवर एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन प्रोग्राम्स. ऑल्सो द फोकस इज ऑन सोशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन, जिससे कि जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो नॉट जस्ट वो जब ग्रेजुएट हों या पोस्ट ग्रेजुएट हों, बट इवन इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग लाइक इन स्कूल और इन कॉलेजेस दैट दे फोकस ऑन सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एज वेल. देयर इज अ क्रिएशन ऑफ एन ऑनलाइन वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म जहाँ पर बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स, इन्वेस्टर्स, प्रमोटर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बिजनेस सर्विसेज सच एज लीगल, अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, पर्सोनल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स, टेक्नोलॉजिकल सर्विस जैसे बहुत सारे जो लोग हैं उनके साथ आप नेटवर्क कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं. प्लस द सेटिंग अप ऑफ अ नेशनल मेंटोर नेटवर्क फॉर बडिंग एंटरप्रेन्योर्स इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव. Creation of a network of incubators, credit agencies, business service providers and accelerators, and also the establishment of National Entrepreneurship Resource and Coordination Hub to coordinate and support entrepreneurship development programs. इससे होगा ये कि केवल एक इंसान जॉब सर्च नहीं कर रहा है, जॉब क्रिएशन की ओर हम अपने देश को ले जा रहे हैं. बिकॉज इतने सारे लोगों का एक साथ नेटवर्क करना और सोशलाइज करना ऑन अ वेब प्लेटफॉर्म इज़ ऑल्सो वेरी कन्वीनियंट. प्लस इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू दोज पीपल जो कि रूरल एरियाज या टायर 3 सिटीज से आते हैं, जिनके पास नॉलेज ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप is not available or the right knowledge is not available. The creation of a culture of dynamic entrepreneurship by way of branding and media is also a part of this. Plus promoting entrepreneurship research and advocacy and also the legal issues और उनको handle कैसे किया जाए इस आपका जो ये learning system है, e-learning system, and also the creation of this online web based platform will be helpful in that. Also social entrepreneurship awareness programs for the marginal sections like scheduled caste and scheduled tribes and also for the minorities will be there, जिससे केवल entrepreneurship program नहीं है but also social awareness और social empowerment के लिए भी एक बहुत अच्छे टूल के रूप में सामने आ सकता है. Now this was all for today.
थैंक यू, अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट।